हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ यूके एग्जाम्स में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, समास। जैसा कि आप जानते हैं कि समास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते ही हैं। उसी प्रकार से हिंदी भी हमारे लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक है, जहाँ से हम जानते हैं कि 20 नंबर की हमारी हिंदी आएगी। ठीक है, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आप लोगों को समास समझ में नहीं आते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को समास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देखिए, समास की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। ठीक है, संक्षेप। संक्षेप मतलब क्या होता है? छोटा या घटा हुआ रूप। ठीक है, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर शब्दों का खेल है। ठीक है, संधि में क्या होता है? वर्णों का खेल होता है। समास में क्या होता है? शब्दों का। ठीक है, कम से कम दो शब्दों से अधिक प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। ठीक है, मतलब दो शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना, कोई बड़ी बात को छोटे में कह देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है, मतलब इसके समास के भेद देखते हैं दोस्तों। पहले समास के दोस्तों वैसे तो हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग 4 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है 6 पढ़ाए जाते हैं, बट कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो हमें प्रेफरेंस देनी है कि 4 भेद जो है होते हैं। तो देख लेते हैं 4 कैसे होते हैं। जैसे देखिए, एक अव्ययी भाव समास है। ठीक है, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ही दोस्तों भाग है एक कर्मधारय, और कर्मधारय से ही निकल करके क्या है? दिगु। देखिए, तत्पुरुष से निकल के आया है कर्मधारय, और कर्मधारय से निकल करके आया है दिगु। ठीक है, तो ये तीनों जो है एक समास हो गए। ठीक है, और एक समास ये हो गया। ठीक है, द्वंद्व समास। और छठा क्या हो गया? बहुव्रीहि। ठीक है, तो मतलब एक समास ये, और बाकी ये 3 जो हैं एक समास, इनको मान लेंगे। एक ये, एक ये। तो कितने हो गए हमारे? टोटल 4 समास जो है दोस्तों हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। चलिए, तो हम इन समासों को पढ़ने से पहले जो है कुछ शब्द होते हैं दोस्तों जो समास में हम लोग को प्रॉब्लम में लाते हैं, मतलब तो पहले उनको हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहला पद। ठीक है, पहला पद। उत्तर पद का मतलब क्या होता है? दूसरा पद। जैसे कोई भी पद है, ठीक है, जैसे ये राजपुत्र है। ठीक है, अगर हम इनका विग्रह करेंगे तो देखिए, राज विग्रह मतलब क्या होता है? तोड़ना। राज और पुत्र, दो शब्द निकल के आएंगे यहाँ पर। ठीक है, दो पद निकल करके आएंगे, प्रथम पद, दूसरा पद। ठीक है, तो ये प्रथम पद क्या हो गया? पूर्व पद। और दूसरा पद क्या हो गया? उत्तर पद। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, उसी प्रकार से देशवासी में देखेंगे तो देश एक अलग शब्द हो गया। ठीक है, देश। और वासी, ठीक है, वासी जो है ये अलग पद हो गया। तो क्या हो गया? ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। ठीक है, दूसरा पद हो गया। मतलब ये पूर्व पद और ये दूसरा पद। पूर्व पद को मैं अगर कंफ्यूजन होता है तो पूर्व के स्टार्टिंग में प आता है, तो प से पहला। ठीक है, पहले में भी प आता है, पूर्व में भी प आता है, तो हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि पूर्व पद मतलब पहला पद। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कि कौन से पद में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में देखो पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद मतलब अभी मैंने बताया था कि पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, ये सब अभी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अभी केवल देखते रहिए आप। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, मैंने बताया था ना कि ये तीनों एक दूसरे का ही अंग हैं। ठीक है, तत्पुरुष से ही कर्मधारय बना है, कर्मधारय से द्विगु। तो इन इन तीनों में जो है उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों इसमें दो है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? मतलब झगड़ा। ठीक है, कहते हैं ना, पहले के समय में कहते थे कि द्वंद्व मतलब छिड़ गया वहां पर। तो द्वंद्व का मतलब क्या होता है? लड़ाई। मतलब क्या भाव निकल के आता है? ना वो कम ना मैं कम। द्वंद्व मतलब दोनों एक बराबर। तो क्या होता है? दोनों पद बराबर होते हैं। बहुव्रीहि समास आ गया। बहुव्रीहि में क्या होता है दोस्तों? दो पद मिलकर के, दो पद मिलकर के किसी तीसरे ही अर्थ की ओर इशारा कर रहे होते हैं। ठीक है, दो पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे होते हैं, तो वही क्या हो जाता है? हमारा तीसरा पद प्रधान हो जाता है हमारा। ठीक है, जैसे
हम लोग कहते हैं ना दशानन दशानन, हमारा इशारा किसकी तरफ होता है? रावण की तरफ। ठीक है, 10 उसमें एक 10 मतलब क्या हो गया? 10 आनन, मतलब आनन वाला, मतलब आनन मतलब क्या होता है? सर। 10 आनन वाला, तो मतलब क्या? 10 आनन मतलब रावण। तो तीसरा ही किसी और के इशारा कर रहे हैं ना वो, रावण। तो रावण क्या हो गया उसमें? प्रधान पद हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं इन सभी समासों को, एक एक करके देख लेते हैं हम। ठीक है, ये अव्ययी भाव समास, इसको थोड़ा डिटेल में अब देखेंगे हम। चलिए, अव्ययी भाव समास। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पद अव्यय और प्रथम पद प्रधान होता है। मैंने बताया था ना प्रथम पद प्रधान होता है। अव्यय क्या होता है? अवयव दोस्तों ये होता है, अव्यय जो होता है कि जो लिंग वचन और कारक के बदलने से बदलता नहीं है। ठीक है, कि इसके आधार पर जो है बदलता नहीं है, लिंग वचन कारक के आधार पर जो है ये बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, यथा जो है ना, यथा ये अव्यय है। ठीक है, इसमें शक्ति जो है, ठीक है, ये शब्द दूसरा पद हो गया। ठीक है, प्रथम पद क्या हो गया? ये हो गया प्रधान पद हो गया इसमें। और यही उपसर्ग भी होता है दोस्तों। ठीक है, उपसर्ग से पहचानने का तरीका भी होता है, लेकिन दोस्तों हर बार नहीं होता कि उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास ही होगा। कई बार ऐसा होता है वो उपसर्ग होता है, लेकिन उपसर्ग के होते हुए भी वो अव्ययी भाव समास नहीं होता। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे कैसे। तो चलिए देखते हैं। यथाशक्ति हो गया, यथ शक्ति के अनुसार। यथा क्रम हो गया, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। अब यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो प्रति जो है एक अव्यय है। ठीक है, आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि प्रतों, ठीक है, प्रतों है ना, प्रतो दिनों। ठीक है, तो देखिए जब मैं प्रति दिनों का अलग अलग करूंगा ना, प्रति, ये तो अव्यय है, ये तो बदलेगा ही नहीं। लेकिन दिन देखूंगा ना मैं, दिन, तो दिनों का है, क्या हो जाता है? दिनों का बहुवचन भी हो जाता है दोस्तों। मैंने बताया ना, लिंग वचन और कारक, तो ये वचन के आधार पर दिनों तो बदलता है। कि जैसे मैं कई दिनों से भूखा हूँ, ठीक है, कई दिनों से भूखा हूँ, तो दिन बदल रहा है। लेकिन अव्यय क्या कहता है कि अगर कोई मेरे साथ मिल गया तो मैं उसे भी नहीं बदलने दूंगा। आपने कहीं पर सुना है कि प्रतिदिनों होता हो? प्रतिदिन ही होता है। जहां पर आपने सुना होगा कि प्रतिदिन मैं ये काम करता हूँ, प्रतिदिन मैं सुबह को उठता हूँ, है ना। तो प्रति ये कहता है कि मैं तो अव्यय हूँ, लेकिन मेरे साथ यदि कोई जुड़ गया, मतलब प्रति क्या यथा भी होगा, ये सब अव्यय है। अव्यय का कहना ये है कि मेरे साथ जो भी जुड़ जाएगा मैं उसे भी बदलने नहीं दूंगा। और अगर बदल गया तो समझ लो वो अव्ययी भाव समास है ही नहीं। ठीक है, जैसे प्रतिदिन है तो ये बदलेगा नहीं। एक उदाहरण देता हूँ जिसमें उपसर्ग तो लगा है प्रति, पर वो बहुवचन, वचन के आधार पर जो है वो बदल जाता है। देखिए प्रतिलिपि होता है ना, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि, तो ये क्या होता है दोस्तों? ये प्रतिलिपि जो है ना, वचन के आधार पर बदल जाता है। आपने प्रतिलिपियां भी सुना होगा कि ये जो प्रतिलिपियां हैं आपको इस फॉर्म में लगानी है। सुना है ना, सुना? तो क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और जो नहीं बदलेगा वो तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी का मतलब ही है कि ना बदलना। ठीक है, उसी प्रकार से आजन्म, आज जन्मों नहीं पढ़ा होगा आपने, आज जन्म, जन्म से लेकर। चलिए चलते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए यार अगर समझ में आ गया तो। चलिए तत्पुरुष समास देख लेते हैं। देखिए तत्पुरुष समास का उत्तर पद अथवा दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, चाहे उत्तर पद कह लो या दूसरा पद कह लो। मैंने अभी आपको बताया था ना, उत्तर पद मतलब दूसरा ही पद होता है। ठीक है, ऐसे समास में प्राय प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। ठीक है, द्वितीय पद के विशेष होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए तत्पुरुष के जो है 6 भेद होते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे। ठीक है, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो आपने अगर कारक चिन्ह पढ़ा है ना दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ जाएगा इजीली। जैसे कारक चिन्ह है, ठीक है, कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन अरे। अब क्या है ना, तत्पुरुष में
मतलब जो समास है, समास में ये जो कर्ता है और नीचे का ये संबोधन है, इनका कोई प्रयोग नहीं है। बाकी इनको छोड़ के ये छह तत्पुरुष होते हैं हमारे समास में, ठीक है, इन्हीं का ही प्रयोग होता है। तो हम इन छह को ही पढ़ेंगे। देखिए कर्म का क्या होता है, को, करण से होता है, संप्रदान में के लिए प्रयोग होता है, अपादान से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देखना है, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं हम कर्म तत्पुरुष। आइए देखते हैं। देखिए यश प्राप्त है ना, यश प्राप्त हमारे सामने सीधे शब्द रख देगा, यश प्राप्त में कौन सा समास है। तो हम यश को क्या करेंगे, तोड़ के देखेंगे। यश, ठीक है, ये यश प्राप्त, ठीक है। तो इसका तोड़ने का मतलब इसके बीच में जो चिन्ह होगा ना, हमें वो ध्यान रखना है कि क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। यश को प्राप्त, ठीक है, यश को प्राप्त। जब हम देख लेंगे हाँ भाई यहाँ पर को आ रहा है, तो हम क्या समझ जाएंगे कि यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। उसी प्रकार मनोहर, मनोहर मतलब मन को हरने वाला। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि मन में हरने वाला, यही तो कहेंगे मन को हरने वाला, ठीक है। उसी प्रकार से क्या कहेंगे, माखन चोर, माखन चोर मतलब माखन को चुराने वाला या माखन को चोरने वाला, ठीक है। तो को शब्द जुड़ रहा है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। इतना आसान है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे करण तत्पुरुष। देखिए करण तत्पुरुष से क्या होता है, से आता है उसमें या द्वारा आता है, ठीक है। सूर रचित मतलब सूर द्वारा रचित, सूर को क्या बोलते हैं, सूरदास बोलते हैं, ठीक है। सूरदास द्वारा रचित, ठीक है। कोई भी भाई रचना होगी तो वो कवि के द्वारा ही रचित होगी, ठीक है। तो वहां पर द्वारा शब्द आएगा, तो हम जब द्वारा आ जाएगा या से आ जाएगा तो हम क्या पहचानेंगे, यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष है। उसी प्रकार शोक ग्रस्त, पूछ लेगा कि शोक ग्रस्त में कौन सा समास है, तो हम इसको विग्रह करके देखेंगे। बस शर्त यह है, जो विग्रह हम कर रहे हैं उसमें सही शब्द हमें बैठा करके देखना है। कहीं ऐसा नहीं शोक में ग्रस्त कर दो आप, शोक में ग्रस्त गलत हो जाएगा, शोक से ग्रस्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होगा, रोग आतुर मतलब रोग से आतुर, बेचैन, रोग से बेचैन, ठीक है। तो से आ रहा है ना यहाँ बीच में, ये देखिए जो से शब्द जुड़ रहा है यही हमें बताएगा कि यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, यहाँ पर के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे हम देख लेंगे युद्ध भूमि, पूछ लेगा युद्ध भूमि में कौन सा समास है, तो हम क्या करेंगे, इसका विग्रह करके देखेंगे। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि जैसे देखेंगे, जब हम इसमें जोड़ के देखेंगे तो युद्ध के लिए, भाई भूमि जो है युद्ध के लिए ही तो है, क्योंकि हम युद्ध भूमि कह रहे हैं। अब भूमि क्या हो गया, यहाँ पर प्रधान पद हो गया। तत्पुरुष में होता है ना, तत्पुरुष में क्या दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि हम बात यहाँ पर युद्ध की नहीं कर रहे हैं, युद्ध के लिए जो भूमि है उस भूमि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, युद्ध के लिए, तो के लिए जहाँ पर आ गया तो हम पहचान जाएंगे भाई यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक है। उसी प्रकार से रसोई घर, तो रसोई घर के लिए क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, ठीक है। हथकड़ी क्या हो जाएगा, हाथ में कड़ी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। उसी प्रकार से देशभक्ति, तो देश में भक्ति नहीं है भाई, देश में भक्ति नहीं है, देश के लिए, भक्ति किसके लिए, देश के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, के लिए जब हम देखेंगे तो संप्रदान तत्पुरुष हमारा हो जाएगा, ठीक है। अपादान तत्पुरुष देखेंगे। अब अपादान तत्पुरुष जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान के लिए क्या प्रयोग होता है, से, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आपने ऊपर देखा होगा कि से दो जगह के लिए आ रहा है, देखिए कर्ण में भी से आया था, यहाँ पर कर्ण में भी से आया था। उसी प्रकार से जो है भाई नीचे अपादान में भी से आ रहा है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है। तो देखिए दोस्तों, अपादान में क्या होता है ना, अलगाव का भाव आता है, अलगाव मतलब अलग होने का भाव। जैसे आप देखेंगे रोग से मुक्त, मतलब एक बंदा जो है रोग से मुक्त हो गया, रोग ने जो है उसका पीछा छोड़ दिया, मतलब अलग हो रहा है ना, रोग अब अलग हो रहा है उससे, कि रोग से मुक्त हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर करण तत्पुरुष नहीं होगा, करण में क्या होता है, मिलना होता है, ठीक है। यहाँ पर अपादान में क्या होता है, अलग होना। कर्महीन मतलब वो काम से हीन है, बिल्कुल मतलब काम का उससे कोई लेना देना है नहीं, दूर दूर तक, मतलब अलगाव का भाव आ रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। उसी प्रकार से वन रहित, मतलब जो ये क्षेत्र है वो वन रहित है भाई,
मैं कह रहा हूँ वन रहित है, तो मतलब वन का इससे कोई कोई नाता ही नहीं है दूर दूर तक, तो मतलब अलगाव वाला भावना आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपदान तत्पुरुष। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, पर्वतों से नदी निकलती है। अब भाई पर्वत से नदी निकलेगी, ठीक है, तो वो पर्वतों से दूर ही तो जा रही है नदी। क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे कि पर्वतों से नदी निकलती है में कौन सा समास होगा, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा गहराई से कि देखो नदी जो है दूर जा रही है, अलग हो रही है, तो यहाँ पर अपादान का भाव होगा, यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं आगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों को ऐसी मेरी वीडियो देखनी है, अगर पसंद आपको आ रहा है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष देखेंगे। देखिए संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, का या की प्रयोग होता है। ठीक है, का या की। तो हम देखेंगे यहाँ पर देव पूजा। ठीक है, जब हम देव पूजा को अलग करके देखेंगे तो देव की पूजा हो जाएगा। ठीक है, देव की पूजा, देवों की पूजा तो होगी। तो जब का की आएगा तो वहां पे हमें क्या समझ में आ जाएगा, संबंध तत्पुरुष है। आपको जो कारक चिन्ह है ना वो याद होने चाहिए, अच्छे से याद कर लेना उन्हें कारक चिन्हों को। उसी प्रकार से देखेंगे आम वृक्ष। तो भाई हम आम वृक्ष तो कह रहे हैं, लेकिन क्या है, आम का वृक्ष। ठीक है, वृक्ष यहाँ पर प्रधान पद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम आम की बात नहीं कर रहे हैं, आम का जो वृक्ष है उस वृक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका भी होता है पहचानने का कि तत्पुरुष है ना, आम का वृक्ष। ठीक है, अब आम का आ रहा है बीच में, तो का आ रहा है तो क्या होगा, संबंधित तत्पुरुष हो जाएगा। उसी प्रकार से जलधारा, तो मतलब धारा किसकी है, जल की, जल की धारा, का आए या की आए तो क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। उसी प्रकार से राजनीति, राजा की नीति। ठीक है, राजा की नीति। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब चलते हैं अधिकरण तत्पुरुष में। उसके बाद यही है, बस तत्पुरुष के यही भेद है। ठीक है, देखिए अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में क्या होता है, में या पर। ठीक है, में या पर, ये जहां पर आएगा वहां पर हमें पहचान जाना कि अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे देखिए कार्य कुशल, कार्य में कुशल है। जब हम कुछ भी कहेंगे ना, राम जो है कार्य में कुशल है, मैं आ रहा है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। उसी प्रकार से देखेंगे वनवास, मतलब कोई वास करेगा, कहाँ करेगा, वन में। ठीक है, वन में वास। ठीक है, वन को वास नहीं होगा, यहाँ पर वन को होगा ना तो आपका जो गलत हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा वहां पर, फिर को अगर आ जाएगा तो आपका जो है गलत हो जाएगा। इसलिए सही वर्ण को बैठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो वन में वास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष। ईश्वर भक्ति, अब देखो ईश्वर की भक्ति नहीं है ये। ठीक है, ईश्वर की भक्ति नहीं है। यहाँ पर जैसे देव पूजा थी, तो पूजा तो देव की पूजा थी, भाई वो पूजा कर रहे थे तो देव की पूजा थी। यहाँ पर तो भक्ति है ना। ठीक है, तो भक्ति क्या होगी, मैं होगी, ईश्वर में भक्ति, किस में, आप किस में भक्ति रखते हो, ईश्वर में। तो ठीक है, मैं आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। उसी प्रकार से आत्मविश्वास, किस में विश्वास, आत्मा में विश्वास। ठीक है, आत्मा में कह लो या पर कह लो, आत्मा पर विश्वास, तो दोनों में अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। वैसे ही दीन दयाल, दीनों पर दयाल। ठीक है, उसी प्रकार से दान वीर। ठीक है, दान देने में वीर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सब अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। अब चलिए चलते हैं आगे, कर्मधारय समास। देखिए तत्पुरुष हमारा हमने कौन कौन से समास पढ़ लिए, देखिए अब यही भाव हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब यही भाव समास हमने पढ़ लिया, तत्पुरुष समास हमने पढ़ लिया। अब हम तीसरा देखेंगे कर्मधारय। बाकी ये सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, डरिए मत, बेहोश मत होना। देखो दो जो है ना ऊपर के, ये थोड़ा बड़े बड़े थे। ठीक है, मतलब तत्पुरुष से ज़्यादा इसके भेद थे। तो अब ये जो है चार छोटे छोटे हैं, ज़्यादा घबराना मत, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे, कर्मधारय देखते हैं। कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय को पहचानने का तरीका क्या होता है, कर्मधारय में क्या होता है ना दोस्तों, किसी की यहाँ पर विशेषता बताई जाती है। ठीक है, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इस समास में विशेषण विशेष्य वो उपमेय उपमान से लेकर उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो है एक तरीके से विशेषता बताई जाती है। आप आसानी से जो है कर्मधारय को पहचान जाओगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं देखते हैं।
अब दूसरा पद कैसे प्रधान होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। चरण कमल, ठीक है, यहाँ पर जो है हम जो है चरणों को बता रहे हैं, ठीक है, चरण कमल, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाला चरण कमल। वैसे जो है चरण जो है कमल के समान है, ठीक है, कमल चरण होता तो थोड़ा सा दूसरा पद प्रधान होता, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, नील गगन, आप ये देख लीजिए, नील गगन, जैसे नील गगन हम बता रहे हैं कि भाई गगन कैसा है, नीला है, ठीक है, नीला है गगन, तो हम गगन की विशेषता ही तो बता रहे हैं यहाँ पर। हम ये तो नहीं कह रहे कि नीला नीला, यहाँ पर हम नीला को मतलब फोकस नहीं कर रहे हैं, यहाँ फोकस किसको कर रहे हैं हम, गगन, गगन के बारे में ही तो बता रहे हैं हम, गगन कैसा है, नीला। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बता रहे हैं, गगन की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय समास, और दूसरा पद प्रधान हो जाएगा क्योंकि बात यहाँ पर गगन की हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार से देख लेंगे चंद्रमुख, मतलब मुख किसके समान है, चंद्र के समान मुख है। मतलब जहाँ पर भी विशेषता बताएंगे ना कि ये इसके जैसा है, ये इसके समान है, जिससे भी तुलना की जाएगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे हम महान आत्मा, आत्मा कैसी है, महान है, ठीक है। तो आत्मा की यहाँ पर विशेषता ही तो की जा रही है कि आत्मा कैसी है, महान है आत्मा। उसी प्रकार से लाल मणि, मणि कैसी है, लाल है, ठीक है, लाल है मणि, मणि की विशेषता की जा रही है किसी से, लाल से, कि मणि कैसी है, लाल जैसी है। तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। महादेव, ठीक है, देव कैसे हैं, महान, महान हैं जो देव, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, देखो दोस्तों, द्विगु में आप लोग देखोगे कि द्वि द्वि यहाँ पर एक संख्या का भाव आ रहा है, ठीक है, संख्या का भाव आ रहा है यहाँ पर। जैसे द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाचक होता है, और कभी कभी उत्तर पद भी जो है संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है, ठीक है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती, किसी अर्थ को नहीं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। जैसे नवग्रह, हम देखेंगे नव को जब हम विग्रह जब हम इसका करेंगे तो हम देखेंगे 9 ग्रहों का समूह। नवग्रह मतलब 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पे, नव, नव मतलब 9, 9 ग्रहों का समूह। इसमें एक संख्या आएगी, संख्या से आपको पहचानना है कि हाँ ये द्विगु समास है, ठीक है। दोपहर, दो से मतलब दो आ रहा है, नहीं स्टार्टिंग में दो, दोपहर, तो दो से क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। उसी प्रकार से चौमास, चौमास में क्या आ रहा है, चौ, चौ मतलब चार, चार मासों का समूह, ठीक है, चार मासों का समूह। उसी प्रकार से हम ये देखेंगे नवरात्र, नवरात्र का मतलब क्या होता है, जब हम इसका विसर्ग करेंगे, 9 रात्रियों का समूह, मतलब 9 रातें उसमें जो है शामिल हैं, ठीक है, 9 रातों का समूह। उसी प्रकार से अठन्नी, अठन्नी में जब आप ये देखेंगे 8 आनों का समूह, ठीक है। मैं मतलब इसमें जो है आपको एक संख्या दिखाई देगी, ठीक है, चौमास, त्रि, ठीक है, द्वि, ठीक है, इस टाइप से आपको जो है संख्या दिखाई देगी, तो आप आसानी से द्विमास को, ये द्विगु समास को जो है पहचान लेंगे। चलिए चलते हैं आगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देख लेंगे भाई। तो द्वंद्व में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक झगड़े वाली भावना यहाँ पर होगी कि भैया ना तू कम ना मैं कम, ठीक है। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास, देखो दोनों हैं जब, तो दोनों, ना तू कम ना मैं कम, तो दोनों को ही जो है प्रधान बना देंगे भाई। ले भैया तू भी प्रधान बन जा, तू भी प्रधान बन जा, गाँव की सेवा करो। तो ये वो वाला प्रधान नहीं है, ठीक है दोस्त, ये जस्ट जोकिंग है केवल एक। तो ठीक है, तो देखिए द्वंद्व समास जो है ना, यहाँ पर जो है दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर विलोम का भाव भी जो है होना चाहिए, लेकिन हमेशा भी नहीं। आप ये लाइन पढ़ी देखिए, लेकिन हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं प्रयोग होता है, इसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। आप देख लेते हैं, देखिए कई लोग जो होते हैं ना दोस्तों, योजक चिन्ह जो होता है ना अपना पराया के बीच में जैसे लगाए ना योजक चिन्ह, ये इसी को ही देख करके मार के आ जाते हैं कि हाँ भैया हमारा ये द्वंद्व समास हो गया। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे उतना ही आपके जो डाउट्स हैं क्लियर होते जाएंगे। केवल आप इस वीडियो पर आधारित ना रहें कि हाँ मैंने वीडियो कर लिया, अरे समझ में आ गया, सब कुछ हो गया। आप एग्जाम्पल लगाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं जलवायु। आप जैसे आप देख लीजिए कि जलवायु के बीच में कोई भी योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी ये द्वंद्व समास है। जल और वायु, ठीक है, जल और वायु, ठीक है। तो जल और वायु, इसके बीच में इन्होंने बोला ना कि और अथवा एवं का प्रयोग होता है, ठीक है। जल और वायु, जितना जरूरी जल है उतनी ही जरूरी वायु भी है, तो दोनों के बीच में एक द्वंद्व का भाव आएगा, ठीक है। अपना और पराया, जितना अपना है उतना ही पराया, मतलब एक दोनों में जो क्या है, द्वंद्व है एक तरीके से। उसी तरीके से जितना जरूरी पाप है उतना ही पुण्य भी है। पाप जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पाप और पुण्य का दोनों ही अपने अपने आप में महत्व है। तो राधा और कृष्ण, देखिए राधा भी है जरूरी और कृष्ण भी, ठीक है। अन्न और जल, जितना जरूरी अन्न है उतना ही जरूरी जल भी है। नर और नारी, मतलब ये एक दूसरे के विलोम भी हैं। आप देखिए, पाप का विलोम क्या है, पुण्य। अपना का विलोम क्या है, पराया, ठीक है। उसी प्रकार से नर का विलोम क्या है, नारी, लिंग के आधार पर, ठीक है। गुण का विलोम क्या है, दोष। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि दोनों पद प्रधान हो और दोनों विलोम हो, ठीक है, और दोनों के बीच में और एवं अथवा ये शब्द आ रहे हो, तो आपको ऐसे पहचान करके जो है देखना है, ठीक है। देश और विदेश, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। बहुव्रीहि हमारा अंतिम समास है ये, ठीक है। बहुव्रीहि में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि किसी ये दो पद मिलकर के किसी तीसरे ही शब्द की ओर जो है इशारा देते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है। दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर कोई तीसरा पद बनाते हैं वही तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसके, वह आदि शब्द जो है बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। तो देखिए जैसे गजानन है, तो गजानन एक पर्टिकुलर जो है भगवान गणेश जी के लिए जो है प्रयुक्त होता है, ठीक है। गजानन, गज का आनन है जिसका, मतलब गज मतलब क्या होता है, हाथी। हाथी का आनन है जिसका, आनन मतलब क्या होता है, सिर। हाथी का सिर है जिसका, तो क्या है यहाँ पर किसके ओर इशारा जा रहा है, गणेश भगवान जी की ओर। तो मतलब दोनों पद मिलकर देखो, गज प्लस आनन, हाथी एक अलग शब्द हो गया, आनन मतलब सर हो गया, लेकिन फिर भी दोनों शब्द मिलकर के एक तीसरे ही की ओर इशारा दे रहे हैं, किसे, भगवान गणेश जी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। त्रिनेत्र, अब देखिए त्रि एक अलग संख्या हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब कई लोग कहेंगे कि त्रि आ रहा है तो ये जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, सॉरी द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास तब होगा दोस्तों जब आपको आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि समास ना हो। जहां पर भी देखो द्विगु समास आएगा और बहुव्रीहि समास दोनों ऑप्शन में होंगे, तो वहां पर आपको प्रेफरेंस किसे देना है, बहुव्रीहि को, ठीक है। क्योंकि बहुव्रीहि जो है एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि लीडर है, ठीक है, लीडर है। तो इसी प्रकार से अगर मान लो बहुव्रीहि नहीं ऑप्शन में, तब आप द्विगु समास लगा सकते हैं। तो देखिए त्रिनेत्र मतलब किसको ओर इशारा जा रहा है, भगवान शिव की ओर इशारा जा रहा है। तीन, एक तीन संख्या है, नेत्र मतलब आंख है, लेकिन फिर भी दोनों शब्द मिलकर किसकी ओर इशारा दे रहे हैं, भगवान शिव की ओर इशारा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है द्विगु भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, लेकिन जब बहुव्रीहि ना हो ऑप्शन में तब आपको मानना है द्विगु, ठीक है। चलिए चलते हैं नीलकंठ। अब नीलकंठ, नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, ठीक है। तो नीलकंठ किसके ओर इशारा दे रहे हैं, भगवान शिव की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा और उदर, ठीक है। लंबा है उदर, उदर मतलब क्या होता है, पेट। लंबा मतलब लंबा पेट है जिसका, किसका, भगवान गणेश जी की ओर इशारा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। मतलब कोई दो शब्द मिलकर जब किसी तीसरे की ओर इशारा देंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। दशानन, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, दशानन मतलब जिसके 10 सर हैं, ठीक है, 10 सर हैं जिसके, तो वो कौन हो जाएंगे, भगवान रावण। मतलब कहने को वो एक राक्षस थे, फिर भी जो है बहुत बड़े ज्ञानी थे, ठीक है। तो दशानन जो है रावण की ओर इशारा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। उसी प्रकार से चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या है, भगवान विष्णु से, ठीक है, 4 भुजाएं हैं जिसकी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लगाइए, ठीक है।
बुक में से देखकर, केवल वीडियो पर आधारित नहीं रही है, क्योंकि दोस्तों वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है कि उसमें आपको हर उदाहरण नहीं दिए जा सकते, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण नहीं दिए जा सकते, कम से कम उदाहरणों में आपको समझाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसलिए बुक से, जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, उससे उदाहरण लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरी वीडियोज़ देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहूँगा, और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर आप लोगों को जो है पसंद आई वीडियो तो। ठीक है, ऐसी ऐसी वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।